सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 की जीव विज्ञान की कक्षा में मैं डॉक्टर पल्लवी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि इस जनन इकाई में आपने पहले 2 अध्याय पढ़ चुके हैं और आज हम तीसरे अध्याय की बात करेंगे जो हम ही से संबंधित है, अर्थात आज हम मानव जनन पर बात करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं मानव जनन के ऊपर। मानव जनन की कुछ विशेषताएं हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो मनुष्य होता है वो बहुत ही जटिल प्राणी है, बहुत ही उच्च श्रेणी का प्राणी है और आनुवांशिक पदार्थ भी हमारा बहुत ज़्यादा होता है। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अलैंगिक जनन हमारे यहाँ नहीं होता है, सिर्फ हमारे यहाँ लैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें आराम से युग्मक बनते हैं और युग्मकों के निर्माण के समय अर्धगुणसूत्री विभाजन होता है और उसके बाद उनके संलयन होने के बाद फिर भ्रूण का निर्माण होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें नर और मादा जनक होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य में भी जो नर और मादा, स्त्री और पुरुष अलग अलग होते हैं, अर्थात हम एक लिंगी होते हैं। जो नर होता है उसके अंदर नर जनन अंग पाए जाते हैं, जो मादा होती हैं उनके यहाँ मादा जनन अंग पाए जाते हैं। हम सतत प्रजनक होते हैं। जैसा कि इसके पहले हमने बात की है कि जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें कुछ प्राइमेट्स ऐसे होते हैं जो मौसम के अनुसार जो है वो प्रजनन करते हैं। अगर मौसम अनुकूल नहीं है तो उनके यहाँ जो प्रजनन चक्र है वो रुक जाता है। पर मनुष्य जो ऐसा प्राणी होता है जिसमें सतत प्रजनन होता रहता है। जो साइकिल है, रिप्रोडक्टिव साइकिल, वो हमेशा चलती रहती है। जो पुरुष होते हैं उनमें तो ये लगभग उम्र भर चलती है, पर जो महिलाएं होती हैं उनमें 50-55 साल तक ये साइकिल चलती रहती है। इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। और जैसा कि हमारे यहाँ आंतरिक निषेचन होता है और निषेचन के पश्चात जो भ्रूण है वो माँ के गर्भ के अंदर ही वृद्धि करता है, तो जो बच्चे जो है वो शिशु जो का जन्म होता है उसकी वजह से हमें सजीव प्रजनक कहा जाता है या जरायुष कहा जाता है। हम सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये हमारे मानव जनन की विशेषताएं होती हैं। अब इन्हीं विशेषताओं को अगर हम लेते हुए अगर हम इसे एक संक्षिप्त रूप में देखें तो जो मानव जनन के जो प्रमुख चरण हैं वो इस प्रकार होते हैं। जैसा कि पुरुषों में जो जनद होते हैं उसे हम वृषण कहते हैं। यहाँ पे जो युग्मक बनता है अर्धगुणसूत्री विभाजन के द्वारा वो आपका शुक्राणु होता है। जो स्त्रियां होती हैं उनमें जो जनद होता है वो अंडाशय होता है और वहाँ पे युग्मक जनन के बाद आपका अंडाणु बनता है। शुक्राणु और अंडाणु दोनों अगुणित होते हैं, मतलब यहाँ पर जहाँ 46 गुणसूत्र होते हैं यहाँ पर केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। शुक्राणु स्थानांतरण के द्वारा अंडाणु से मिलते हैं, निषेचन होता है और निषेचन के पश्चात हमारा युग्मनज बन जाता है और यहाँ पे गुणसूत्र जो है वो फिर से 46 हो जाते हैं। अब ये युग्मनज जो है वो आपका डिवाइड होना शुरू होता है, उसमें विभाजन शुरू होता है और विभाजन के बाद वह ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुट्टी बनाता है। ये कोरक पुट्टी जो है वो जाके गर्भाशय में अंतरोपित होती है और जब ये अंतरोपित हो जाती है तब प्रेगनेंसी या गर्भावधि की शुरुआत होती है। मनुष्य में जो गर्भावधि होती है वो 6 महीने की होती है और 6 महीने पूरे होने के बाद जब प्रसव होता है, यह एक प्रक्रिया है, उसके बाद आपके शिशु का जन्म होता है। तो इस प्रकार हम सजीव प्रजनक होते हैं। तो ये मानव जनन के प्रमुख चरण थे। अब हम बात करते हैं कि जो नर और मादा
या पुरुष और स्त्री में जो जनन अंग पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, हम प्रजनन तंत्र पे आते हैं। अगर हम पुरुष जनन तंत्र की बात करें तो पुरुष जनन तंत्र में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पहला होता है वो है आपका वृषण, टेस्टिस। ये एक जोड़ा होता है और ये हमारा प्राथमिक अंग होता है, लैंगिक अंग होता है, जो बच्चे में जब भ्रूणीय परिवर्धन हो रहा होता है उसी समय ये बन जाता है। इसके बाद सहायक नलिकाएं होती हैं, सहायक ग्रंथियां होती हैं और बाह्य जननेंद्रियां होती हैं जिनका विकास साथ साथ होता रहता है। वृषण जो है वो युग्मक निर्माण करता है और बाकी जो चीज़ें हैं वो उस युग्मक को मादा युग्मक तक ले जाने के में सहायक होती हैं। बच्चों, ये पुरुष जनन तंत्र को दर्शाने वाला श्रोणि क्षेत्र का आरेखीय काट है। जैसा कि मैं बता दूं कि जो पुरुष जनन तंत्र है वो उदर गुहा के नीचे होता है। तो अगर हम श्रोणि क्षेत्र मतलब पेल्विक गर्डल के पास से जब हम काट के देखेंगे तो हमें ये चित्र नज़र आता है। टेस्टिस से निकल कर आपकी सहायक नलिकाएं होती हैं जो आपके स्पर्म्स को जो है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर के पास जो यूरेथ्रा होता है वहाँ तक ले आती हैं और फिर यूरेथ्रा से ये पेनिस के द्वारा बाहर आता है। तो यहाँ पर आने पर ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर आने पर आपका जो नर जनन तंत्र है वो मूत्र जनन तंत्र या जो उत्सर्जित जनन तंत्र है उसके साथ मिल जाता है और इसे हम यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं। अगर हम पुरुष जनन तंत्र की आरेखीय दृश्य की बात करें तो ये यहाँ पे और अच्छे से आप इसे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक जोड़े टेस्टिस हैं, उसके बाद ये आपकी ये आपकी सहायक नलिकाएं हैं और आपका ये सहायक नलिका ये मूत्राशय के ऊपर से होके आती हैं। यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बर्बो यूथरल ग्रंथियाँ हैं जो सहायक ग्रंथियाँ हैं। उसके बाद आपका यूथेरा और फिर आपका पेनिस। अब हम पुरुष जनन तंत्र में पाए जाने वाले अंगों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वृषण की। वृषण जो है वो बच्चा शिशु मतलब फिटस अवस्था में जब रहता है तब ये उदर गुहा के अंदर होता है, लेकिन बाद में ये उदर गुहा से नीचे स्क्रोटम या वृषण कोश में आ जाता है। ऐसा इसलिए ज़रूरी होता है कि जो वृषण कोश है वहाँ पर तापमान जो है वो मुख्य शरीर से 2 डिग्री लगभग कम होता है। तो शुक्राणु जनन के लिए ये आवश्यक होता है कि वृषण जो है वो स्क्रोटम में आ जाए, क्योंकि उदर गुहा के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती है। तो इसलिए जो वृषण है वो नीचे आ जाता है। जो वृषण होते हैं वो अंडाकार होते हैं और उनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और जो चौड़ाई जो होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। हर एक वृषण के ऊपर जो है वो 2 स्तर में कवरिंग होती है जिसे हम द्विस्तरीय खोल कहते हैं। पहला जो है आपका ट्यूनिका वेजिनेलिस होती है जो पतला स्तर होता है और उसके नीचे आपका ट्यूनिका एल्बुजिना होती है जो मोटा स्तर होता है। ये ट्यूनिका एल्बुजिना जो है जगह जगह अंदर की तरफ धसी होती है और इसकी वजह से वृषण में आपके अलग अलग लोब्यूल्स बनते हैं जिन्हें कक्ष कहते हैं। एक वृषण में लगभग 250 लोब्यूल्स होते हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं और इन लोब्यूल्स के अंदर जो है वो आपकी कई सारी 1 से लेकर 3 तक सेमनीफेरस वेसिकल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। अगर हम एक शुक्र जनन नलिका या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बात करें तो जब हम उसे काटेंगे तो हमें उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं दिखती हैं। एक तो आपकी नर जन्म कोशिका होती है जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं और दूसरी थोड़ी सी लंबी सर्टोरी कोशिकाएं होती हैं। ये जो नर जन्म कोशिका है ये शुक्र जनन के पश्चात स्पर्मेटिड्स बनाती हैं और ये स्पर्मेटिड जो है वो विभेदित होकर शुक्राणु बनाते हैं। जब तक
स्पर्मेटिड से शुक्राणु नहीं बन जाते। ये शुक्राणु जो है आपकी इन सर्टोली कोशिकाओं में धसे हुए होते हैं और सर्टोली कोशिकाएं जो हैं वो इन शुक्राणुओं का पोषण करती रहती हैं। इसके अलावा जो आपकी सर्टोली कोशिकाओं इसके अलावा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके बीच में जो जगह होती है उसे हम अंतराली अवकाश कहते हैं। और इन अंतराली अवकाश में जो है आपके लेडिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये लेडिक कोशिकाएं जो हैं वो आपकी अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं जो एंड्रोजन हार्मोन बनाती है। ये वही एंड्रोजन हार्मोन होता है जिसमें आपके टेस्टोस्टेरोन होता है जो आपके द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है या उसको लाता है। अगर हम सहायक नलिकाओं की अब बात करते हैं, जैसा कि ये हुआ कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसमें शुक्राणु तो बन गए, पर उन शुक्राणुओं को ले जाने के लिए हमें एक चैनल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सहायक नलिकाएं होती हैं जो शुक्राणुओं को एक रास्ता देती हैं। अगर हम देखें तो जैसे हमने कहा कि ये वृषण की काट है, यहाँ आपके ये लोब्यूल्स हैं जिनमें आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो आपकी सबसे पहले वृषण जालिका रेटे टेस्टिस में जाती हैं से मिलती हैं और रेटे टेस्टिस जो है वो आपका वास एफ्रेंशिया या शुक्र वाहिकाओं से मिलता है और फिर शुक्र वाहिकाओं से जो शुक्राणु हैं वो अधिवृषण में आ जाते हैं। ये एपिडाइडिमिस जो है वो कहने को तो 6 मीटर लंबी होती है पर ये बहुत कुंडलित होती है और ये मुश्किल से 3 और 4 सेंटीमीटर की होती है। ये जो एपिडाइडिमिस है वो आपके शुक्राणुओं को, जो शुक्राणु बनते हैं उनको स्टोर करने का काम करती है। कम से कम 1 महीने तक जो है आपके स्पर्म्स जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं और अगर वो मोचित नहीं हुए और मृत्यु हो जाती तो उनका जो तरल पदार्थ जो है वो भी आपके इसी एपिडाइडिमिस के द्वारा ही सोख लिया जाता है। एपिडाइडिमिस के बाद जो है शुक्राणु को शुक्रवाहक में भेज दिया जाता है जिसे हम वास डिफरेंशिया कहते हैं। वहाँ से जो शुक्राणु हैं वो आपके जो है उदर गुहा में ऊपर मूत्राशय के पीछे से आते हुए वो आपके सेमिनल वेसाइकल से मिलते हैं। वो सेमिनल वेसाइकल से मिलने के बाद वो इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो फिर प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव से मिलता है और उसके बाद फिर वो यूथेरा से आके मिल जाता है मूत्र मार्ग से। जैसा कि मैंने कहा कि प्रोस्टेट ग्रंथि या शुक्राशय, सेमिनल वेसाइकल, तो ये सब सहायक ग्रंथियां हैं। जैसे कि शुक्राशय की अगर हम बात करें तो शुक्राशय जो है वो एक जोड़े होते हैं और ये सेमिनल प्लाजा का निर्माण करते हैं। क्योंकि शुक्राणुओं को एक रास्ता तय करना होता है तो ज़रूरी होता है कि उनका पोषण होता रहे। तो आपका जो सेमिनल वेसाइकल है वो फ्रुक्टोज का निर्माण करता है। देखिए, मानव शरीर में फ्रुक्टोज जो है, जो कि एक फल शर्करा होती है, उसका निर्माण कहीं और नहीं होता, केवल यहीं शुक्राशय में होता है। और ये फ्रक्टोज और कुछ अन्य तत्व जो है उसे सेमिनल प्लाजा में भेज दिया जाता है। सेमिनल प्लाजा या सीमेन का 80% हिस्सा जो है वो शुक्राशय से निकलता है और ये आपको ये जो स्पर्म्स होते हैं उन्हें पोषण देता है। उसके बाद आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये भी एक जोड़े होते हैं और ये शुक्राणुओं को सक्रिय बनाते हैं। ये बहुत तरह के एंजाइम्स, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, सिट्रेट वगैरह को निकालते हैं जिससे जो आपका सीमेन होता है वो कोगुलेट नहीं होता, जमता नहीं है और इसकी वजह से शुक्राणु जो है वो एक्टिव बने रहते हैं, उनमें गतिशीलता बनी रहती है। इसके बाद जब मूत्र मार्ग में जब शुक्राणु चले जाते हैं तो वहाँ बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी होती है जिसे हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये ग्रंथि जो है ये भी आपका लुब्रिकेंट निकालती है जो कॉपुलेशन के समय जिसकी ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं बाह्य जननेंद्रियों की, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। जो पुरुष होते हैं उनमें जो पेनिस होता है वो आपका बाह्य जननेंद्रिय होती है जो एक विशेष प्रकार के स्पंजी ऊतक का बना होता है। ये ऊतक जो है जब इनमें आपके रक्त भर जाता है तब ये आपके खड़े हो जाते हैं और ये साथ ही साथ ये
इरेक्शन और उसके बाद वीर्य सेचन को सुगम बनाते हैं। जो पेनिस होती है उसका जो फोरहेड होता है वहाँ पर जो त्वचा होती है वो बहुत ढीली होती है, जिसे हम फोरस्किन कहते हैं, और इस हेड को हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं। यहीं पे आपका जो यूरेथ्रा होती है वो एक खांच के रूप में खुली होती है, जिसे हम यूथ्रेरा मिएटस कहते हैं, जिसके रास्ते जो आपका मूत्र और आपका जो वीर्य है वो दोनों बाहर निकलते हैं। बच्चों, अभी हमने पुरुष जनन तंत्र की बात कर ली, अब हम स्त्री जनन तंत्र की बात करते हैं। स्त्री जनन तंत्र में जो प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है वो होता है अंडाशय, ओवरी। पुरुष जनन तंत्र की तरह ही अंडाशय भी एक जोड़ी होते हैं, लेकिन मादाओं में जो अंडाशय होते हैं वो उदर गुहा में ही रहते हैं, उदर गुहा के निचले स्तर में ये रहते हैं, श्रोणि क्षेत्र में। और इनके साथ अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ये भी एक जोड़ी होती है जो आगे चल के गर्भाशय से मिलती हैं, और गर्भाशय जो है वो फिर योनि और वाय जननेंद्रियों से मिल जाते हैं। ये स्त्री के श्रोणि प्रदेश को दिखाने वाला चित्र है, जिसमें आप देखिए कि जो ओवरी है वो आपकी उदर गुहा के अंदर ही स्थित है। इस चित्र में देखिए, ये हमारा अंडाशय है दोनों तरफ, जो एक तरफ आपके गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है और दूसरी तरफ जो है वो उदर गुहा और श्रोणि मेखला के भित्ति से जुड़ा हुआ होता है। ये आपके अंडवाहिनी है जो आपके गर्भाशय से मिलती है, और फिर गर्भाशय जो है वो आपके वेजाइना या वाय जननेंद्रियों से जाकर मिल जाती है। तो इस प्रकार जो है ये स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय काट है। अगर हम एक अंडाशय की संरचना की बात करें तो अंडाशय जो है वो आपके 2 से 3 सेंटीमीटर के होते हैं, और ये आपके ओवेरियन लिगामेंट्स के द्वारा ये आपके गर्भाशय से भी जुड़े रहते हैं और श्रोणि मेखला से भी जुड़े रहते हैं। और प्रत्येक अंडाशय में जो है सबसे बाहर की तरफ में जो एपिथेलियम से घिरी होती है, और उसके अंदर जो अंडाशय पेटिका होती है वो आपकी पेरिफेरल कॉर्टेक्स और आंतरिक मेडुला में बटी हुई होती है। जब हम एक अंडाशय को देखते हैं तो उसमें हमें कई अलग अलग स्टेज की फॉलिकल्स मिलती हैं। कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स होती हैं, ग्राफिन फॉलिकल्स होती हैं। तो उसमें जो फॉलिकल्स हैं वो अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज पे होती हैं। जब फॉलिकल्स में से जो अंडाणु हैं वो परिपक्व होकर बाहर निकलता है तो उसके बाद उन अंडाणुओं को लेने के लिए आपकी अंडवाहिनी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ओवरी है वो अपने अंडाणुओं को सीधे बाहर निकाल देती है। तो ये आपका जो अंडवाहिनी का जो सिरा होता है, यहाँ पर आपका झालर की तरह संरचना पाई जाती है, जिसे हम फिम्बरी कहते हैं। ये झालर की तरह संरचनाएं जो होती हैं वो उस अंडाणु को पकड़ लेती हैं, उसे अपनी तरफ खींचती हैं, और उसे सबसे पहले अंडवाहिनी का जो सबसे पहला हिस्सा होता है, जिसे हम कीपक या इन्फेंडिबुलम कहते हैं, वहाँ ले आती हैं। यहाँ से आपका जो अंडाणु होता है वो आपके चौड़े क्षेत्र में जाता है, जिसे हम एम्पुला कहते हैं। और अगर यहाँ पर आपका शुक्राणु इससे मिल जाता है तो ये यहीं पर आपका निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद जो निषेचित युग्मनज होता है वो आपका स्थमस, ये पतला सकड़ा रास्ता होता है, इसके द्वारा आपके गर्भाशय में प्रवेश करता है। अगर हम एक गर्भाशय को देखें तो गर्भाशय का जो आकार होता है वो उल्टी नाशपाती की तरह होता है, और ये गर्भाशय एक तरफ तो अंडवाहिनी के स्थमस से जुड़ा हुआ होता है और दूसरी तरफ ये सर्वाइकल ग्रीवा के द्वारा ये वेजाइना से जुड़ा हुआ होता है।
बीच में अगर हम इसकी आंतरिक संरचना की बात करें तो सबसे बाहर जो है वो आपके पेरीमेट्रियम होती है, जो पतली झिल्ली नुमा स्तर होता है। बीच में आपका एक मोटा पेशीय स्तर होता है जो चिकनी ऊतकों का बना होता है, जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं। और सबसे अंदर की तरफ में आपका ये जो है आपका एंडोमेट्रियम होता है। ये आपका जो है वो काफ़ी ग्रंथिल स्तर होता है, इसमें बहुत सारी रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं और ये जो है वो पूरे जनन चक्र के समय बनता और टूटता रहता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस प्रकार जो है ये गर्भाशय का चित्र है। जैसे मैंने कहा कि जो गर्भाशय का जो पतला हिस्सा नीचे वाला होता है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, तो जो सर्विक्स है या ग्रीवा जो है वो ग्रीवा नाल के द्वारा आपकी वेजाइना से जुड़ी होती है और ग्रीवा नाल और वेजाइना दोनों मिलकर आपका बर्थ कैनाल बनाते हैं, जन्म नाल बनाते हैं। साथ ही साथ कुछ समय के लिए ये शुक्राणुओं को अपने पास रखते भी हैं। आगे चलकर जो योनि होती है वो आपकी बाहर वाल्वा में खुलती है। जो बाह्य जननेंद्रिय होती है उसमें आपका मॉन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस होते हैं। जो बाह्य जननेंद्रिय होती है वहाँ पे आपका जो लेबिया मेजोरा जो है और लेबिया माइनोरा जो है, ये 2 स्तर में मांसल पेशियाँ होती हैं जो आपके वोल्वा को घेरे रहती हैं। साथ में यहाँ प्यूबिक हेयर्स भी होते हैं। एक पतली झिल्ली होती है जिसे हम हाइमेन कहते हैं और साथ ही साथ क्लाइटोरिस नाम का एक छोटा सा अंग होता है। और यहाँ पे आपका जो मूत्र मार्ग और जो है वो अलग होता है। स्त्री जनन अंग में अंडाशय, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, वेजाइना या बाह्य जननेंद्रियों के अलावा एक सहायक संरचना और पाई जाती है जिसे हम स्तन ग्रंथियाँ या मेमरी ग्लैंड कहते हैं। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि मनुष्यों को स्तनधारी वर्ग में रखा गया है और स्तनधारियों का ये अभिलक्षण है कि उनके पास स्तन ग्रंथियाँ मेमरी ग्लैंड्स होती हैं जिससे वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये सीधे तौर पे जनन में भाग नहीं लेती हैं, लेकिन ये संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से ये आपके जनन तंत्र से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक मादा में जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं वो जोड़े में होती हैं और ये एक ग्रंथिल ऊतकों का बना हुआ और वसा से बना हुआ ग्रंथिल ऊतकों और वसा से बनी हुई संरचना होती है। और जो मेमरी लोब्स होते हैं वो कई सारे चैम्बर्स में बटे हुए होते हैं और हर एक चैम्बर्स में आपकी कोशिकाएं होती हैं, मेमरी एवियोल्स होते हैं। ये कोशिकाएं जो हैं वो दूध का स्रावित करती हैं। फिर ये दूध जो है वो आपका इकट्ठा होता है मेमरी डक्ट्स में और मेमरी डक्ट्स में वहाँ से इकट्ठा होने के बाद ये सारा लैक्टिफेज डक्ट में इकट्ठा होता है और बाद में निपल्स के द्वारा बाहर निकलता है। जो माँ का दूध होता है वो शिशु के पोषण के लिए सहायक होता है और इसीलिए जैसे ही जन्म के बाद जो है वो जो पहला गाढ़ा दूध निकलता है जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो बच्चों को ज़रूर पिलाया जाता है जिससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके, क्योंकि इसमें कई प्रकार के एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो इस प्रकार जो स्तन ग्रंथियां हैं वो जन्म के बाद बच्चों को पोषण देने का काम करती हैं और ये चूँकि बहुत ज़रूरी है इसलिए इसे हम स्त्री जनन अंग के साथ पढ़ते हैं। बच्चों, अगर हम पिछले कुछ दिनों के बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों को देखें तो हम ये पाएंगे कि आपके बोर्ड परीक्षा में पुरुष जनन तंत्र का नामांकित आरेख, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख और शुक्रजनक नलिका इनकी संरचनाओं के बारे में पूछा जाता है। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप जो है नामांकित चित्र जो है उनकी आप प्रैक्टिस करें और उसे बार बार दोहराएं। चित्र बनाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो है उसे जल्दी याद कर लेंगे और उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, मतलब जब आपको टर्म्स याद हो जाएंगे तो उनसे उसके काम कैसे हैं, वो किस लिए ज़रूरी हैं, ये भी आपको याद हो जाएगा। तो ये आपके लिए प्रश्न है कि आप स्त्री जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र, इनकी संरचनाओं को देखें, उसे याद करें और साथ ही साथ
शुक्रजनक नलिका के वर्णन को भी देखें। आप इस वीडियो को दीक्षा ऐप और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और जो परेशानियां हो, अगर आपका छूट गया हो तो आप उसे देख के रिवाइज़ कर सकते हैं। मानव जनन अंग के आगे के बिंदुओं के बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।